हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। आज निर्देशांक ज्यामिति है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 5 नंबर पक्का होने वाला है। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है आपको, यानी इसके फार्मूले नहीं पता है, इसकी सेटिंग नहीं पता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं विजय राय और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सूत्र। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसमें सूत्र का पता आपको नहीं है तो यहां से आपको बोर्ड पेपर में 5 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सवाल सही नहीं कर पाओगे। तो सवाल को सही करने के लिए हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको सिखाने वाले हैं इसके फार्मूले। तो सबसे पहले आप समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति के लिए सबसे पहला फार्मूला क्या है। हमारे पास एक रेखाखंड होगा, जस्ट लाइक ऐसे। देखो, अगर मैं आपको एक रेखाखंड बना के दिखाऊं, ये देखो दोस्तों, सपोज कि ये ए और बी है, ठीक है ना। तो ए और बी यानी ए का भी कुछ निर्देशांक हो जाए। मान लो कि इनका निर्देशांक x1 और y1 है, ठीक, और इनका निर्देशांक है x2 और y2। ओके, अब बात आती है कि अगर इस रेखाखंड की लंबाई चाहिए हमको। मान लो कि ए और बी के बीच की लंबाई, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है। तो देखो दोस्तों, अगर इनके बीच की दूरी का बात हो जाए तो हो जाएगा बीच की दूरी। फार्मूला नंबर 1 हो गया भाई। क्या लिखेंगे हम लोग? बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु ना, ए और बी। तो बाद में अपना समझ लो कि हम दो बिंदु ले रहे हैं, ए और बी, इनके बीच की दूरी है। सबसे पहले तो आपको अंडर रूट लगाना है, फिर x1 और x2 को लेना है, फिर y1 और y2 को लेना है। यानी हमारा फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये उल्टा भी हो सकता है, यानी x2 आगे हो सकता है, x1 पीछे हो सकता है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। दोनों में फार्मूला सेम है, दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे आप इसका यूज करिए चाहे उसका यूज करिए। इन दोनों बिंदु में अगर कोई एक बिंदु हमारा कौन सा बन जाए? मूल बिंदु बन जाए। ये रहा हमारा पहला फार्मूला, ठीक है दोस्त। अभी हो जाएगा कि भाई मूल बिंदु से बीच की दूरी बताइए। ये देखो, मैंने लिख दिया मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी समझ लो। अब बीच का क्या लिखूं? मूल बिंदु से दूरी। हमारे पास दो बिंदु होते हैं, ए और बी। इनमें से एक हो जाए मूल बिंदु। जब एक मूल बिंदु हो जाएगा तो फार्मूला और सीधा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काम खत्म। ये एक नंबर में टिक करने को आता है कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बताइए। तो दोस्तों, यही है मूल बिंदु से दूरी, ठीक। अच्छा, ये बताओ कि अगर इन दोनों बिंदु के बीच में, जस्ट बीच में कोई आ गया ना, तो मानो ए और बी है और सी हो गया बीच में, तो सी मध्य बिंदु बना कि नहीं बना? तो मध्य बिंदु लो भाई। अभी अगला फार्मूला हमारा आ गया 3 नंबर पे। कौन आ गया भाई? मध्य बिंदु। ये देखो, मध्य बिंदु का निर्देशांक। किसका निर्देशांक भाई? मध्य बिंदु का। कोई भी रेखाखंड होगा तो उसका मध्य बिंदु होता है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है बहुत आसान, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ब्रैकेट लगाना मत भूलना। क्यों? निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में होता है, छोटा ब्रैकेट। चलो और देखते हैं।
कि मान लो कि ये जो हमारा पॉइंट है ये इसका कोई अनुपात दिया हो, ठीक है। मान लो कि ये अनुपात है भाई m1 अनुपात m2, ठीक। मान लो कि इसने काटा है तो इसको बोल देंगे विभाजन बिंदु। ये कौन सा हो जाएगा? विभाजन बिंदु। तो एक फार्मूला होता है कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो चलो मैं बताता हूं भाई विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ये रहा आपका चौथा फार्मूला। इसको लिखेंगे हम लोग विभाजन, ठीक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। क्या लिख दिया मैंने? विभाजन बिंदु का निर्देशांक। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक लेने के लिए हमें इसका भी सहारा लेना पड़ेगा। ये अनुपात बताएगा। सवाल मैं आपको करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि अनुपात देगा तो विभाजन बिंदु कैसे निकलेगा। उसके लिए तो पहले फार्मूला ले लो, ब्रैकेट लगा दिया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा लगाइए। इससे तो हमारा x निकलेगा और इसी के जैसा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये रहा हमारा विभाजन बिंदु। दोस्तों विभाजन बिंदु दो प्रकार का होता है, एक अंतः और एक बाह्य, ठीक है। मान लो कि ये जो प्लस प्लस लिखा हुआ है ये हमारा कौन सा विभाजन है? अंतः। अगर यहीं पर जितने प्लस हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अगर इसमें माइनस लग जाए तो इसको बोलते हैं विभाजन बिंदु, जो बाह्यता विभाजन बिंदु है। तो अभी बोर्ड तो भर गया, तो अभी हमको देखना है कुछ और फार्मूले। तो मैं बोर्ड को रफ करता हूं। चलो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग एक त्रिभुज। क्या लेंगे हम लोग? एक त्रिभुज। देखो ये ले लिया मैंने एक त्रिभुज, ये बेहतरीन एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज का भी निर्देशांक होगा जैसे अभी हमने रेखाखंड का निर्देशांक लिया था। मान लो कि इसका निर्देशांक हो गया x1 और y1, ठीक है ना, और दूसरे का हो गया x2 y2 और तीसरे का हो गया x3 और y3। और हमको इसका निकालना है क्या दोस्तों? क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अब वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का कई फार्मूला होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, हेरोन फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक की सहायता से कैसे निकालेंगे, चलो हम देखते हैं। अभी हमको लिखना है, क्या लिखना है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो चूंकि फार्मूला बड़ा है इसलिए यहां से लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में सबसे पहले आप लिखिए 1/2, ठीक। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बनाइए, लिखिए x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। अब आप कहेंगे रे बाप इतना बड़ा फार्मूला याद कैसे करेंगे? देखो अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं याद करने की। देखो एक घड़ी बनाते हैं हम लोग, एक घड़ी। ये देखो ये 1 है, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 और यहां लिख देता हूं 3। पहले इस घड़ी को हम यहां से घुमाएंगे, ये देखो सही है ना, 1 2 3। ध्यान से देखना, ये देखो 1 2 3, यानी x1 रहेगा तो y2 और y3 रहेगा। ओके, समझ गए। अगली बार मैं घड़ी को घुमाऊंगा यहां 2 से, ये देखो, ठीक। तो स्टार्ट कहां है? 2 से, तो 2 3 1। ध्यान से देखो 2 3 1। ओके, यानी अगर x1 है तो y2 y3 होगा, अगर x2 है तो y3 और y1 होगा। अब की बार घड़ी कहां से घूमेगी? 3 से। ये देखो यहां से घूम गई, यहां तक आई। ध्यान से देखो 3 1 2, ये देखो 3 1 2, याद हो गया। बहुत आराम से फार्मूला समझ गए ना हम लोग। 1 2 3 एक बार हो गया, 2 3
1 एक बार हो गया, 3 2 1 एक बार हो गया भाई, देखो 3 1 2 ना। इसके माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आपको याद भी हो जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए हमारे साथ। 1/2 x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये रहा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी कुछ बताता है। आप यहां क्या लिखेंगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, जी हां बिल्कुल सही, क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाता है क्या, 0, तब क्या होगा, तब जो आपके ये पॉइंट्स दिए हैं, ये बिंदु, ये क्या हो जाएंगे, बिंदु संरेखी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, संरेखी होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड। आधे क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होते हैं। देखो अगर आपने त्रिभुज यहां लिखा ना, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तब बिंदु संरेखी होंगे। मान लो आपके पास सवाल आता है कि बताइए कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं या नहीं, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। और अगर शून्य आता है तो बिंदु संरेखी है, अगर शून्य नहीं आता है तो बिंदु संरेखी नहीं है। तो इसके बाद एक लास्ट बचता है हमारे पास कि अगर ये संरेखी है, अगला फार्मूला है, मान लीजिए कहां तक हुआ था, 4, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, आखिरी फार्मूला है कि अगर बिंदु संरेखी है तो कभी कभी आता है कि भाई k का मान बताइए, k का मान बताइए, x का मान बताइए, y का मान बताइए कि अगर बिंदु संरेखी है। तो देखो दोस्तों आज का आखिरी, ये देखो लिखा है संरेखी, क्या लिखा है, संरेखी होने का प्रतिबंध। यानी ऐसी कौन सी शर्त है कि संरेखी हो जाए। तो संरेखी तो भैया समझ में आ गया कि हमारा क्षेत्रफल शून्य होता है, लेकिन जैसे k का मान निकालना होता है तब कैसे होता है, तब प्रतिबंध में हमको 1/2 हटा देना होता है। बस कुछ नहीं करना, 1/2 हटा दीजिए आप यहां से और इसके आगे क्या लगा दीजिए, 0। कैसे, ये देखो ऐसे होता है। कैसे, y रटो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर आपका समरेखी होने का कोई सवाल आता है तो हम इससे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सही है, सॉल्व कैसे करेंगे, हमें फार्मूला पता हो गया, सब कुछ पता हो गया, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब हमें चाहिए सवाल। अगर हमने सवाल किया तो हम पास हो गए, बाकी सूत्र रट लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन सूत्र का ज्ञान होना चाहिए सवाल लगाने के लिए। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों अगर मजा आया है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।